नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप प्रश्नों को हल करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर पढ़ने का वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो लगातार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहने चाहिए। पहला क्वेश्चन है आज का, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारों का था? उपयोगितावाद। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ, ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे ही, इसी लाइन में ऐसे ही एकदम पूछा था। सर्वाधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारों से संबंधित है? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद कहती है कि सर्वाधिक लोगों को सर्वाधिक लाभ हो, यही उपयोगितावाद की विचारधारा है। तो वही चीज़ यहाँ थोड़ा घुमा के लिखा है, सर्वाधिक संख्याओं का लिख दिया है, यहाँ आप लोगों का भी लिख सकते हैं। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जूडिथ ब्राउन ने। अब आपको बताना है क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंग के रूप में नहीं था। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 3 अंग था, 1 नहीं था। तो कौन सा नहीं था आपको बताना है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वाधीनता की बात की गई थी, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना, ये बात नहीं कही गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसलिए बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ये 1935 के अधिनियम का अंग नहीं था। आप ये देखते रहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, किस किस टॉपिक से पूछता है, उसी आधार पे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। किस वायसराय की हत्या अंडमान द्वीप में छुरा मारकर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक वायसराय था जो 1869 से 1872 तक भारत का वायसराय रहा और उसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में छुरा मारकर कर दी गई थी। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर दी हैं ताकि आपको पढ़ते समय इसका भी फ़ायदा मिल जाए। तो कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 ईस्वी में प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विस। किसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल 1907 ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से फरमाइशी प्रदर्शन से अधिक नहीं था? मोहम्मद अली ने कहा था। चंपारण सत्याग्रह में किसानों की प्रमुख शिकायत किसके बारे में थी? तिनकठिया व्यवस्था को लेकर। आपने पढ़ा होगा चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, तो तिनकठिया पद्धति को लेकर किसान परेशान थे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया था। यहाँ नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। यूरोपीय मालिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मालिक कौन थे? अंग्रेज ही थे। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे नील की खेती करने वाले किसानों को अपनी ज़मीन के कम से कम, यहाँ काम से नहीं, कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और उन मालिकों द्वारा तय दामों पर भी उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। तो तिनकठिया पद्धति क्या है, इसको थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। देखिए, जो बिहार में चंपारण में किसान रहते थे, उनको अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और वो नील की खेती जब करते थे तो नील को उसी दाम में बेचना पड़ता था उनको जिस दाम में अंग्रेज खरीदते थे।
कहने का मतलब वो एक प्रकार से अपना दाम नहीं लगा सकते थे, अपनी कीमत नहीं लगा सकते थे, जिस दाम में अंग्रेज खरीदते थे उसी में देना पड़ता था। तो ये तिनकटिया पद्धति थी। इससे नील के किसान काफ़ी परेशान थे। गांधी जी जाते हैं, फिर एक कमेटी बनती है और उसमें इस तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने की बात होती है। किसने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ? मॉरिस डी मॉरिस। किसने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? रूसो ने लिखा है। उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी कौन था? जेरेमी बेंथम। बेसिकली आप बेंथम नाम याद रखिए। देखिए, उपयोगितावाद से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2001 में कहाँ पर एक पूरा अस्वीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ये ओदे में प्राप्त हुआ। ओदे कहाँ है? देखिए 2001 में एक पूरा, यहाँ पूरा होना चाहिए, पूरा अस्वीकृत मानव शिशु कपाल तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला के ओदे से प्राप्त हुआ है। तो ये ओदे एक स्थान है, यहाँ से एक शिशु का कपाल प्राप्त हुआ है। और ये ओदे कहाँ है? तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में। किस स्थल से लघु पाषाणी संदर्भ में एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है? दमदमा। देखिए, दमदमा वैसे तो है मध्य पाषाणकालीन स्थल, लेकिन यहाँ से लघु पाषाणकालीन का एक हाथी दांत का लटकन प्राप्त हुआ है। लटकन क्या होता है मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आया था, तो ये याद रखिए। दमदम कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। लक्ष्मीधर बंगाल के किस शासक के दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन एक शासक था बंगाल का, सेन वंश का, उसी के दरबारी कवि थे लक्ष्मीधर। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में कितनी % वृद्धि हुई? तो 35% की वृद्धि हुई थी। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है 36, लेकिन आप 35 याद रखिए। मौलाना अबुल बारी का संबंध किससे था? फिरंगी महल से था। देखिए, मौलाना अबुल बारी का संबंध फिरंगी महल से था। ये मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता थे। इनका जन्म 1878 में लखनऊ में हुआ था। अबुल बारी जमाते उलेमा ए हिंद के संस्थापक अध्यक्ष थे। या हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी थे। एका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? हरदोई और बाराबंकी के किसानों ने। कब किया था? 1921-22 में। इस आंदोलन से बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर भी प्रभावित रहे थे। 1937 से 1939 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी। सही मिलान करना है। क्रिप्स मिशन, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मतलब हर पेपर में लगभग आता है, एक न एक तो इसमें से आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार पढ़नी है और बार बार वीडियो देखना है। वीडियो देखने से क्या होगा, आपको पढ़नी भी नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, एक ही चीज़ जब बार बार देखेंगे तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था मार्च में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में और वेबल प्लान 1945 में आया था। तो ये सब बार बार पूछा जाता है। क्या माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था? तो पहला देखिए, इसने भारतीय राजाओं को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माउंटबेटन योजना में कहा गया था कि जो रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं वो भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र रहें। मतलब उनको पूरा अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया गया था। तो ये सही है। इसने भारत के विभाजन का सुझाव दिया था, ये भी सही है। माउंटबेटन योजना ने ही सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान 2 नए राज्य बनेंगे। इसको कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, दोनों ने स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। यह एक भारत के विभाजन की तिथि के बारे में सुस्पष्ट नहीं था। भारत के विभाजन की तिथि के बारे में सुस्पष्ट नहीं था, ये गलत है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन 2 राज्यों में होगा, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो ये इसका तीसरा वाला गलत है।
अंग्रेजों ने सिंध के समस्त भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया? 1843 में। लॉर्ड एलन ब्रो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। सही मिलान करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय। दासता की समाप्ति कब हुई? एलन ब्रो के समय। प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है? आत्माराम पांडुरंग। इनका पूरा नाम है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज से कौन जुड़ा है? ज्योतिबा फूले। फिर सही मिलान आपको करना है। अब देखिए, ये जो सही मिलान होते हैं इसको मैंने पहले से ही मिला रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि समय भी आपका बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज से कौन संबंधित है? डेविड हियर। इन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो हिंदू कॉलेज से डेविड हियर हो गए। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां, आप सभी लोग जानते हैं, इसी की स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1791 के आसपास की थी, जोनाथन डंकन ने। और बैथून कॉलेज ज्योतिबा फूले। फिर सही मिलान करना है। और इधर कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और दूसरी साइड में उनसे संबंधित लेखक। S.R.S. रत्नम, इनकी पुस्तक है मेरी टाइम इंडिया इन द 17th सेंचुरी। ओम प्रकाश की पुस्तक है डच इंडिया एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल, ये ओम प्रकाश की है। K.N. चौधरी की है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मॉडर्न इंडियन स्टडीज 12 पार्ट 1 1978। K.S. मैथ्यू की पुस्तक है पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया इन द 16th सेंचुरी। तो ये सब किताबें आपको थोड़ा हो सकता है याद ना हो, लेकिन एक दो बार फिर भी इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक दो बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम्स में अगर आएगा तो आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस नामक पत्रिका, जो मनुष्य के समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित है, 1900 ईस्वी में किसने स्थापना की थी? हेनरी बैर ने। यानी इस पत्रिका की स्थापना किसने की थी? हेनरी बैर ने। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? माहम अनगा ने। माहम अनगा अकबर की धाय माँ थी। धाय माँ मतलब पालन पोषण करने वाली, तो अकबर की माता आप कह सकते हैं इसको। जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे? वतन जागीर से। अल तमगा जागीर वतन जागीर जैसी ही होती थी। वतन जागीर ज़्यादातर राजपूतों को दिया जाता था मुगलों के द्वारा। खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना किसने की थी? 1699 में की थी गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ कब पूछा है तो इसीलिए यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है। तो खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर, अगर खालसा ही सिर्फ बोलता तो भी आप वही समझिए। तो इसकी स्थापना 1699 में की थी गुरु गोविंद सिंह ने, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। किस यूरोपीय ने अकबर काल में, यहाँ कल नहीं काल होगा, अकबर काल में मुग़ल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा था? फादर मॉन्सरेट। ये एक विदेशी यात्री था और इसको अकबर ने अपने बेटे मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को क्या कहते थे? चौथ। मराठे जो होते थे ये अपने पड़ोसी राज्यों से चौथ के रूप में कर लेते थे, राजस्व लेते थे, राजस्व कर। अगर जो राज्य नहीं देते थे उन पर ये आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे। तो मराठे कहते थे अगर आपको सुरक्षा चाहिए हमसे या और किसी आक्रमणकारी से सुरक्षा चाहिए तो आप हमें चौथ दीजिए। चौथ मतलब अपनी आय का 1/4 हिस्सा, यानी कि 25%। 25% ही तो हुआ 1/4। 100 रुपये कमाते हैं तो आप उसका चौथाई हिस्सा यानी कि 25 रुपये हमको दे दीजिए। तो यही होता था चौथ, 1/4। बाबर की नानी, ध्यान दीजिए, बाबर की नानी जो यूनिस खान मुग़ल की पत्नी थी, यानी कि यूनिस खान मुग़ल बाबर के नाना हो गए, और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम क्या था?
ईशान दौलत बेगम, इन्होंने बाबर की बहुत मदद की थी। किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा कि ईरान सिर्फ शियाओं के लिए, तुर्की और तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, जहांगीर ने कहा था। मुजन्नस, तुर्की, ताजी, जांगला किसकी नस्लें हैं? घोड़े की नस्ल, ये सब घोड़ों की नस्लें हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, आपने सुना भी नहीं होगा। खेती में सुधार के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवान कोही, इसको बोलते हैं कृषि विभाग। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, दीवान अमीर कोही किस विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग था ये। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों का सही क्रम लगाइए। तो यहाँ मैंने पहले ही क्रम इसका सही लगा दिया है। खिज्र खां पहले आएगा, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन शाह। लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछता है तो इसको इधर उधर करके देता है। बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम नीचे से देखना शुरू करते हैं। बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत की मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। ये सही है, क्योंकि बहलोली नामक सिक्के चलाया था बहलोल लोदी ने, जो दिल्ली सल्तनत की मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। ये सही है। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा, ये भी सही है। फिर ए देखिए, उसने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह नष्ट कर दिया, ये भी सही है। अब देखिए बी वाला, अपनी 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए, ये गलत है। तो गलत ही हमसे पूछा था। नानकर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? जमींदारों को। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे? लगभग 12,000 दास। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूड़ किस धातु से बनाया जाता था? सोने से। मुगल शासकों में किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने के स्वरूप अपने कान में बुंदा पहना था? बुंदा का मतलब बाली। कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने अपने कान में बाली पहना था ठीक हो जाने के बाद? जहांगीर। अब जहांगीर को हुआ क्या था? एक्चुअली हुआ ये था कि ये शराब बहुत ज़्यादा पीता था, और शराब पीने से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसका स्वास्थ्य गिर गया था। फिर ये जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास, सूफी संत थे, और उनसे आशीर्वाद लेता है। फिर ये ठीक हो जाता है। तो उसके बाद ये मतलब वादा करता है कि अगर हम ठीक हो जाएंगे तो बुंदा पहनेंगे कानों में, तो वही बुंदा पहनता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सत्य है। कथन ए है, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। बिल्कुल सही है। ये इस्लाम शाह जो था, ये शेर शाह का पुत्र ही था, उत्तराधिकारी था। तो जब शेर शाह की मृत्यु हुई उसके बाद इस्लाम शाह बना, लेकिन इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ही पूरी व्यवस्था डगमगा गई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अकबर ने शेर शाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया था, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। बी ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दोनों कथन अलग अलग हैं। सही तो दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, तो इसलिए व्याख्या नहीं है, लेकिन सही दोनों हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा सत्य है। कथन ए है, नाना देशी समुदाय, ध्यान दीजिए, नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक संघ था, ये विभिन्न देशों में भ्रमण का दावा करता था कि हम विभिन्न देशों में भ्रमण किए हैं, ऐसा दावा करता था नाना देशी समुदाय। ये बिल्कुल सही है। पगान से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है, यानी विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर बर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। ये भी सही है। कथन ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या है। स्वर्णभूमि का वो कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? बालपुत्र देव। ये जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक था। जावा में एक वंश होता था शैलेंद्र वंश, उसी का शासक था बालपुत्र देव। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा सुमात्रा, आपने नाम सुना होगा। विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजय की स्मृति में
किस मंदिर का निर्माण करवाया था? पद्दकल का विरूपाक्ष मंदिर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा सत्य है। कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति जारी रही। बिल्कुल सही है। कथन बी है, बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिण बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। ये भी सही है। कथन ए बी दोनों सही है और बी एक ही सही व्याख्या, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद यानी खिलजी वंश के बाद जब गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना करता है तो फिर दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है और मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं स्थापित किया था दक्षिण भारत में, उसने सिर्फ अप्रत्यक्ष नियंत्रण ही स्थापित किया था। शहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राज कवि था? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसी का राजकवि था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोतियों की माला। अमुक्त माल्यद रचना है, एक प्रकार से एक पुस्तक है जिसको लिखा है कृष्णदेव राय ने और इसका अर्थ है मोतियों की माला। कूरखाना क्या था? कूरखाना तो ये एक शाही शस्त्रागार विभाग था। आरंभिक सुल्तानों के राजकाल में केंद्रीय सेना को हईम एक कल्ब कहा जाता था और केंद्रीय घुड़सवार सेना को सवार एक कल्ब कहा जाता था। तो इसको भी याद रखना है आपको। सही मिलान कीजिए। चरसद्दा पुष्प कलावती से और सिरकप तक्षशिला, नागार्जुनकोंडा विजयपुर, तामलुक ताम्रलिप्ति, ये उसके अन्य नाम हैं आप कह सकते हैं। पुष्प कलावती को चरसद्दा भी कहते हैं या पहले इसका प्राचीन नाम आप कह सकते हैं। तक्षशिला, सिरकप, नागार्जुनकोंडा विजयपुर और ताम्रलिप्ति को तामलुक भी बोलते थे। सही मिलान कीजिए। इधर लेखक दिए हुए हैं, इधर उनकी रचनाएं हैं। सारंगदेव की रचना कौन सी है? संगीत रत्नाकर। दामोदर की रचना है संगीत दर्पण। अज्ञात गुनियात उल मुनिया, इनके लेखक का नाम नहीं पता है। बनारसी दास की रचना कौन सा है? विशाल भारत और मधुकर। बनारसी दास, विशाल भारत और मधुकर। फिर सही मिलान आपको करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कस्बा मतलब क्या होता है? एक छोटा सा नगर। इजारा का मतलब खेती रहित भूमि। जिम्मी का मतलब होता है गैर संरक्षित मुसलमान और श्राफ का मतलब होता है मुद्रा विनिमय करता। सुगंधा देवी, जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए, कहाँ की रानी थी? ये कश्मीर की रानी थी। भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त। एक खगोलविद थे, गणितज्ञ भी थे बहुत बड़े। ब्रह्मपुत्र का जन्म कहाँ हुआ? उज्जैन के भीनमाल में हुआ 1598 ईस्वी में। तो ये भी याद रखिए। फिर अगर आर्यभट्ट का जन्म अगली बार पूछता है तो आर्यभट्ट का जन्म महाराष्ट्र के असमक में हुआ 476 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ। और भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ 1114 ईस्वी में। ये भास्कराचार्य है। और वारामिहिर का जन्म 505 ईस्वी में उज्जैन के कपित्त अथवा कायथा में हुआ। आपने कायथा संस्कृति पढ़ा होगा, तो वहीं पे कायथा में जन्म हुआ था वारामिहिर का, उज्जैन में। और उज्जैन में ही जन्म हुआ था ब्रह्मपुत्र का। और ये ब्रह्मपुत्र नहीं, यहाँ ब्रह्मगुप्त होगा। सॉरी, मेरा भी दिमाग कहाँ है। ब्रह्मगुप्त यहाँ गलत टाइप हो गया है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से चला गया मैं। तो ब्रह्मपुत्र का फिर से मैं ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ, आप लोग क्षमा कीजिए इसके लिए। ब्रह्मगुप्त होगा यहाँ पे। और इनका जन्म उज्जैन के भीनमाल में हुआ था। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। चोल शासकों में किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई थी? राजराज प्रथम, ये चोल वंश का शासक था। कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? एलोरा का कैलाश मंदिर। एक शैलकृत मंदिर स्थापत्य का उदाहरण कहने का मतलब यह है कि देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एक ही चट्टान से काट कर बनाया गया है, तो इसीलिए इसको शैलकृत मंदिर कहा गया। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का मतलब ये है, एक पत्थर लिया गया बड़ा या पहाड़ है कोई, उसी को काट कर मंदिर बनाया गया, उसमें कोई अलग से पत्थर जोड़ा नहीं गया, यानी एक ही पत्थर से जो मंदिर बनाया जाता है उसको शैलकृत मंदिर स्थापत्य कहते हैं।
तो एलोरा का कैलाश मंदिर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ बिताए? श्रावस्ती में बिताए। गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजित एक ही आयु के थे। ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग अलग कथन हैं। यहाँ आयु की बात की गई है और यहाँ वर्षावास, तो दोनों में कोई संबंध है नहीं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि श्रावस्ती में किस वर्ष गए थे, ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष गए थे? तो 20वें वर्ष गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सत्य है। कथन ए है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। बिल्कुल सही। बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्थल से हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। ये भी सही है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, क्योंकि दोनों लगभग हल से ही संबंधित हैं, हड़प्पा से ही संबंधित है। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, दोनों सही हैं। हड़प्पावासी बेसिकली कहा जाता है कि वो लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे, मतलब उसका जो फाल होता था वो भी लकड़ी का ही होता था, क्योंकि उस समय लोहे का प्रयोग शायद नहीं हुआ था। लोहे का प्रयोग आप देखते हैं वैदिक युग में उसकी खोज होती है 1000 ईसा पूर्व के आसपास, फिर जाके लोहे का प्रयोग होना शुरू होता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता इसके बहुत पहले की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका उत्खनन 1935 में EJ मैके ने करवाया था। फिर है, कौन सी वैदिक कालीन नदियाँ अफ़गानिस्तान में निर्धारित की गई हैं? कुंभा और कुर्मू, ये दो नदियाँ अफ़गानिस्तान की हैं, जो कि वैदिक काल में थी, अभी भी हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कुंभा को आप काबुल बोलते हैं, कुर्मू को आप कुर्रम बोलते हैं, गोमल इसको गोमती बोलते हैं। ये भारत की गोमती नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए, ये अफ़गानिस्तान की गोमती है। और सुवास्तु इसको स्वात बोलते हैं। तो इनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है और ये अफ़गानिस्तान में निर्धारित की गई हैं 4 नदियाँ। बेसिकली यहाँ पे 2 ही आया था एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आज आपसे और दूसरा कोई पूछता है, जैसे गोमल पूछता है या सुवास्तु, तो भी आप याद रखिए। सही मिलान कीजिए। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। ये सब जैन तीर्थंकर हैं। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया। तो एक तरफ तीर्थंकर दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह है। तो महावीर से संबंधित चिन्ह सिंह है, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प यानी सांप, और शांतिनाथ का मृग। फिर सही मिलान आपको करना है। बृहद जातक, ये इधर ग्रंथ दिए हुए हैं और इधर उनसे संबंधित विषय, यानी किस ग्रंथ में कौन सा विषय है। तो बृहद जातक है ज्योतिष से संबंधित, 10 रूपक नाट्य शास्त्र से संबंधित है, लीलावती गणित और मानसार वास्तुशिल्प से संबंधित है। फिर सही मिलान करना है। ये समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा दिए हैं और इधर उनसे संबंधित राज्य। तो महेंद्रगिरी ये एक राजा थे, ये पिष्टपुर राज्य से संबंधित थे, इनको हराया था समुद्रगुप्त ने। मॉन्टराज को हराया था, कौशल के राजा थे। विष्णुगुप्त को हराया था कांची के, और व्याघराज को हराया था जो महाकांतार के राजा थे। तो ये इतने क्वेश्चन थे और लगभग 60 से 65 क्वेश्चन हैं। आगे भी हम लोग क्वेश्चन करना जारी रखेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व ही आपके काम आएगा। पढ़ने से तो चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी समय तक आपके दिमाग में रहती हैं। तो आगे भी हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।